जय हिंद। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ की इतिहास के एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं, जिसमें आज के सेशन में हम 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड देन इसके सेकेंड पार्ट में भी 30 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या से पूर्व पाषाण कालीन स्थल है? तो पहला सोनबरसा, दूसरा भंवरखोल, तीसरा धनपुर, चौथा छापामारा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता होगा कि धनपुर पूर्व पाषाण कालीन स्थल नहीं है, तो इसको एलिमिनेट करिए। तो ये ऑप्शन ए में है तो ये एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी में है तो ये एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी में है तो ये एलिमिनेट हो गया। दैट मीन्स हम सही आंसर में पहुंचते हैं और वो होता है ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 एंड 4। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके कथन के ऊपर बेस्ड है ये। वेन सांग ने महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में सिरपुर की यात्रा की। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। वह अपनी पुस्तक में छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से संबोधित करता है। तो दूसरा कथन भी सही है। तो क्या यह इसका स्पष्टीकरण है पहले कथन का? तो बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करता है कौन सा? कथन 2। तो इसके लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, तो चलिए इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। फिर है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है अधिकारियों के नाम और पद नाम है, और सेकंड में उसके विभागों के चर्चा की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दैट मीन्स महाप्रमात जिसे हम बोलते हैं वह होगा 3, यानी कि ये प्रमुख जमाबंदी विभाग। बी यानी कि महासंधि विग्रहक, यानी कि ये हो जाएगा विदेश विभाग का प्रमुख। सी का 2 शोल्किक 2 मतलब कर संग्रहणकर्ता, और महाप्रतिभार जो कि है क्या हो जाएगा? डी का 1 यानी कि संचार विभाग का प्रमुख। ठीक है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, आपने कलचुरी शासनकाल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन अब ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा तो क्या आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, ये आपको चेक करना है। कथन है कि कलचुरी शासनकाल में नियमित न्यायालय की शाखा दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की विस्तृत जानकारी शिलालेखों से मिलती है। ठीक है, और कारण कहता है कि दांडिक न्याय अधिकारी था, यानी कि दांडिक नाम से जो पद था वह क्या होता था? न्याय अधिकारी होता था। तो पहला कथन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें तत्कालीन समय में एक निश्चित सुव्यवस्थित नियमित न्यायालय की, और वो भी दीवानी एवं फौजदारी की जानकारी नहीं मिलती है। तो पहला कथन गलत। तो हमें सी में नहीं जाना है, डी में नहीं जाना है, क्योंकि ऑटोमेटिक ये एलिमिनेट हो गए। ठीक है, और सीधे आप आंसर में पहुंच जाते हैं। ए गलत है तो सीधे आप आंसर में पहुंच जाए, दूसरे को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी हमें पता है कि दांडिक क्या था? जो न्यायिक अधिकारी था। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? कारण गलत होगा। फिर भी मान लीजिए आपको नहीं पता है, लेकिन दोनों में से एक कथन आपको पता है ना, तो आप इजीली आंसर में पहुंच सकते हैं, है ना। ये एक इस टाइप के क्वेश्चन की एक प्रमुख विशेषता है। चलिए, एक तरफ गुफा दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्या दिए गए हैं? उनकी विशेषताएं दी गई है। ठीक है, तो हम इन्हें सुमेलित करने की कोशिश करते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाथी पोल की गुफा। इसमें है सीता कुंड से संबंधित है ये। बी का 1 जोगी मारा गुफा, यानी कि हमें इससे मौर्यकालीन अभिलेख की प्राप्ति होती है। सी का 4 सिंघनपुर गुफा, यानी कि टोटमवादी प्रतीक मिलते हैं। और डी का 3 यानी कि सीता बेंगरा एक नाट्यशाला है। तो इस प्रकार से हमने इसको सुमेलित करके भी देख लिया। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोमेश्वर देव प्रथम किस कलचुरी शासक के समकालीन था?
नाम आप पढ़ेंगे जैसे कमलराज WX में पृथ्वीदेव प्रथम, Y में रत्नदेव द्वितीय, जाजल्यदेव प्रथम Z में। अब जैसे ही आप इसको बनाने जब बैठेंगे ना, तब इसमें ऑप्शंस में थोड़े से आप कंफ्यूज होंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ZX। अब नाम ढूंढते हैं, Z में जाजल्यदेव प्रथम, X में क्या हो जाएगा, पृथ्वीदेव प्रथम। अब इसमें थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट निकालिए कि सोमेश्वर देव प्रथम ने क्या है, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। मतलब एक सब, जैसे हम भारतीय इतिहास की दृष्टि से जैसे समुद्रगुप्त को मानते हैं कि अनेक विजयी अभियान उन्होंने किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, सोमेश्वर देव ने भी लगभग काफ़ी सारे विजय अभियान किए। अब हमें ये देखना है कि वो कलचुरी काल के किसके समकालीन था। तो भाई जिसके साथ वह युद्ध लड़ाएगा, है ना, उसके तो समकालीन होगा ही हो। तो आप देखेंगे कि पृथ्वीदेव प्रथम के साथ उसकी लड़ाई हुई और जाजल्यदेव प्रथम के साथ उसकी लड़ाई हुई, तो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, समकालीन हो जाते हैं। इस एंगल से भी थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को दौड़ाना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी ना कभी तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा ही आएगा। देखिए, कलचुरी कालीन खरौद शिलालेख से बहुविवाह की जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए भाई, आप लोगों ने जितना निचोड़ आपने पढ़ा होगा सबका निचोड़ हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब कारण जो है इसकी पुष्टि करता है कि नहीं, रत्नदेव तृतीय की 2 पत्नियां रल्हा और पद्मा थी, तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाता है, सही हो जाता है ना। तो क्या होगा, देखिए, इससे बहुविवाह की जानकारी मिलती है और ये दोनों इनकी पत्नियां हैं, मतलब ये भी क्या है, बहुविवाह को ही तो स्पष्ट कर रहा है ना ये, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, कथन और कारण दोनों सही हैं और यह उसकी सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो ये इसको 5 स्टार लगा लीजिएगा, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ के कुल 36 गढ़ की जानकारी मिलती है, जिसमें मतलब 36 गढ़ के बारे में जानकारी दी हुई होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी में भी इस 36 गढ़ के बारे में जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि किससे मिलती है, खल्लारी अभिलेख से या शिलालेख से, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से जनजाति विद्रोहों को सही क्रम, मतलब पहले से नवीनतम क्रम में हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई विद्रोह है, परलकोट विद्रोह, तीसरा भोपालपट्टनम संघर्ष और चौथा तारापुर। तो खैर ये तो बहुत इजी है, आप लोगों ने सभी ने इसके सन को अच्छे से पढ़ा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि थर्ड, मतलब भोपालपट्टनम सबसे पहले आएगा, तो ये 1795, ठीक है, एक हो गया। फिर 2 परलकोट विद्रोह कितना हो जाएगा, 1824। फिर हो जाएगा 4th तारापुर विद्रोह का हो जाएगा 1842। फिर हो जाएगा 1, यानी कि कोई विद्रोह यानी कि 1859, यानी कि 1859। तो इस प्रकार से हमने सभी को जमा लिया, ठीक है। चलिए, परलकोट विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए, कैप्टन पेबे की मृत्यु करना था, बी, बस्तर से अंग्रेजों को हटाना था, सी, ब्लंट के आगमन का विरोध करना था, या डी, शोषण मुक्त संसार की रचना करनी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आदिवासी चाहते थे कि हमें एक शोषण मुक्त समाज मिले, उसकी रचना करना चाहते थे, इसलिए क्या उन्होंने किया था, परलकोट विद्रोह का एक प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। बाकी उद्देश्य तो दूसरे विद्रोहों से संबंधित है ना। निम्नलिखित में से किस वंश की स्थापना छिंदक नाग वंश की स्थापना के बाद हुई, ए, पांडु वंश, बी, राजर्षि तूर्य वंश, सी, सरबपुरी वंश, या डी, काकती वंश। तो 11th का आंसर हो जाएगा आपका डी, काकती वंश। क्यों, क्योंकि छिंदक नाग वंश की स्थापना कब हुई थी, नॉर्मली हम देखें तो छिंदक नाग वंश की स्थापना कब होगी, 11वीं शताब्दी में, है ना। तो काकती वंश उसके बाद स्थापित कौन सा हुआ, तो 14वीं शताब्दी में काकती वंश स्थापित हुआ, इसलिए क्या हुआ, इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से जनजाति विद्रोह भैरम देव के शासन काल में हुए थे? फर्स्ट कोई विद्रोह, सेकंड लिंगागिरी विद्रोह, फिर थर्ड हो जाएगा मेड़िया विद्रोह और फोर्थ हो जाएगा मुड़िया विद्रोह। तो आप देखिए इस एंगल से भी आपको पढ़ना है, क्योंकि भैरम देव के शासनकाल में जो विद्रोह हुए थे उसमें से एलिमिनेट करके देखिए। 12th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जैसे ही हमने मेड़िया विद्रोह को एलिमिनेट किया तो आप देखिए ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया और सीधे आप आंसर में पहुंच जाते हैं ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इसको, आई होप। कलचूरी काल में किसान भूमि अदला बदली की प्रथा लाखा बाटा अपनाते थे, तो सबको पता है। तो ये क्या होगा, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन कारण क्या था इसको अपनाने का? इससे हर किसान बारी बारी से उपजाऊ भूमि का उपभोग कर सकता था। क्या लाखा बाटा की इस प्रक्रिया को यह स्पष्ट करता है जो कारण है? तो बिल्कुल स्पष्ट करता है। ठीक है, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही स्पष्टीकरण या सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लिख के रखिएगा, कभी ना कभी आपके एग्जाम में आना ही है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे पहला है झंडा सत्याग्रह, सेकंड है बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन द्वितीय, फिर सत्याग्रह आश्रम, फिर सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सबसे पहले आपका होगा ऑप्शन डी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले सत्याग्रह आश्रम रायपुर, इसकी स्थापना कब हुई? 1921। फिर फोर्थ सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह 1922, फिर झंडा सत्याग्रह 1923, फिर सेकंड बीएनसी मिल मजदूर 1924। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। फिर अब चलते हैं, निम्नलिखित में से कितने युग्म सही हैं? एक तरफ वंश दी हुई है, दूसरी ओर राजधानी दी हुई है। क्या सरभपुरियों की राजधानी मल्हार थी? क्या पांडु वंशियों की राजधानी सिरपुर थी? क्या बाण वंश की राजधानी पाली थी? कलचूरी का रतनपुर थी। तो ये कितने युग्म सही हैं, आपकी संख्या पूछी गई है, तो क्या केवल एक है? तो ये है, इसके सभी के सभी युग्म बिल्कुल सही है। दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा सभी चारों के चारों। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफ जो भी ब्रिटिश अधिकारी हैं उनके नाम दिए गए हैं, सेकंड की ओर उनसे संबंधित कुछ घटनाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो हम सीधे आंसर में पहुंचते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी का ए का 3, मतलब कैप्टन एडमंड के समय डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ। बी का 4, कैप्टन क्रॉफर्ड क्या थे? अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं सी का 2 में, कैप्टन एगन्यू के समय परलकोट विद्रोह संबंधित है। और फिर डी का 1, कैप्टन सैंडिस के समय ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से जिलेदार नियुक्त हुए थे? सभाराम बापू, गोपाल देव, कमरुद्दीन या एच दुर्गा प्रसाद? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट मीन्स एच और ई। एच मीन्स दुर्गा प्रसाद, ई मीन्स गोपाल देव, सॉरी ई मीन्स ये सभाराम बापू, ये गलत हो जाएगा। एच और ई यानी सभाराम बापू और एच हो जाएगा दुर्गा प्रसाद। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। कथन है सोमेश्वर देव प्रथम ने अनेकों विजय अभियानों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। बिल्कुल सही है।
कुरुसपाल शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने वेंगी पर 2 बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो 18 का आंसर हो जाएगा, जैसे हम पहले से चलते हैं, बिल्कुल जैसे मैंने अभी स्पष्ट किया कि इसने अनेकों विजय अभियान किए थे, है ना। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कथन भी सही है कि उसने वेंगी पर 2 बार आक्रमण किया था, और इस कथन के माध्यम से ये पता चलता है कि इसने अनेकों विजय अभियान किए थे, जो कि बिल्कुल इसकी सही व्याख्या करता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ए और 2A1, मतलब जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट सेकंड दोनों सही हैं, और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो उसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ए, शायर एक आयात निर्यात कर था। सेवई जुर्माने की राशि थी। पंडरी गैर कृषि कर था। और कलाली क्या था, एक प्रकार का कृषि कर था। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो कलाली जो है वो कृषि कर नहीं था। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये गलत होता है। तो कलाली कृषि कर नहीं था, तो क्या कर था, एक प्रकार का आबकारी कर था, है ना। चलिए, ठीक है। फिर 20वें क्वेश्चन में आते हैं। पहला कथन कहता है कि 20 दिसंबर सन 1920 को गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। तो ये तो एकदम हिस्टोरिक इवेंट है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु आम जनमानस का समर्थन प्राप्त करना था। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई 1920 में सविनय अवज्ञा की बात कहाँ से आ गई, उस समय तो असहयोग आंदोलन था, है ना। तो ऐसे ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। तो जैसे 2 गलत हुआ, तो ये गलत, क्योंकि ए और बी दोनों तो सही हो नहीं सकते। तो पहला ही कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो ऐसे आपको जल्दी में, हड़बड़ी में, ट्रैप में नहीं फंसना है। ठीक है, चलिए। 21 है, निम्नलिखित युग्मों में से कितने सही हैं। एक तरफ सूबा प्रमुख दिए गए हैं, दूसरी तरफ यूरोपीय यात्रियों के नाम दिए गए हैं। क्या महिपत राव दिनकर के समय कैप्टन ब्लंट आया था? क्या विट्ठल राव दिनकर के समय कैप्टन कोलब्रुक आया था? या केशव गोविंद के समय फॉरेस्टर आया था? तो बिल्कुल कोई भी इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या सही है। देखिए, महिपत राव दिनकर के समय कौन आया था, तो फॉरेस्टर आया था, ना कि कैप्टन ब्लंक। विट्ठल राव दिनकर के समय ब्लंट आया था, और केशव गोविंद के समय क्या आना था, कोलब्रुक आया हुआ था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित किया। मैं सही जो घटनाएं घटित हुई है उनके सही क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो बीएनसी मिल मजदूर फर्स्ट, फिर पकरिया जंगल सत्याग्रह सेकंड में, थर्ड में रायपुर डायनामाइट केस, और फोर्थ में यूथ लीग का गठन रायपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें, इनको सही काल क्रम में जमाएं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1, 4, 2 एंड 3 सही तरीके से जम रहे हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले कौन सी घटना होती है, तो बीएनसी मिल मजदूर, है ना, 1920 में होती है। फिर 4th में आ जाएगा हमारा यूथ लीग का गठन, 1928 में होती है। फिर पकरिया जंगल सत्याग्रह सेकंड, वो होती है 1930 में, और डायनामाइट केस तो होता है 1942 में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कलचुरी कालीन व्यवस्था में अग्रहार क्या था? दान में दी गई भूमि, दान में दिया गया सोना, दान में दिया गया अश्व, या शाही अंग रक्षक। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, दान में दी गई भूमि को हम क्या बोलते थे, अग्रहार बोलते थे। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय राजनेताओं का उनके छत्तीसगढ़ आगमन के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू कौन से क्रम में आए थे? पहले बार जो आए थे उनके क्रम को हमें
जमाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2, 1, 4 एंड 3। मतलब सबसे पहले महात्मा गांधी कब आए? 1920 में, तो ये हो जाएगा। फिर 1 राजेंद्र प्रसाद कब आए? 1921 में, ये हो जाएगा। फिर 4th जवाहरलाल नेहरू का आगमन क्या था? 1936, ये हो गया। फिर 3rd मतलब वल्लभ भाई पटेल का आगमन का काल क्या था? 1940। तो इस प्रकार से आपको राजनेताओं की आगमन के क्रम के हिसाब से आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के 5 पांडवों में शामिल थे, है ना, जिनको उपनाम में हम 5 पांडवों की लिस्ट में शामिल करते हैं। तो पहला है डब्लू मौलाना अशफाक, एक्स लक्ष्मी नारायण दास, वाई शिवदास डागा, या जेड ठाकुर छेदी लाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का बी, यानी कि एक्स और वाई बिल्कुल सही है, बाकी इनका संबंध नहीं है। एक्स दैट मीन्स लक्ष्मी नारायण दास और वाई दैट मीन्स शिवदास डागा जी, ये दोनों के दोनों 5 पांडव में शामिल थे। ठीक है, रायपुर षड्यंत्र केस 1942 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए पुलिस स्टेशनों में आगजनी करना, बी मालगाड़ियों को लूटना, सी विस्फोटक सामग्री का निर्माण करना, डी अंग्रेजी शस्त्रागार को लूटना, जो अंग्रेजों के शस्त्रागार थे उन्हें लूटना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विस्फोटक सामग्री का निर्माण करना था, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कथन पहला कहता है, बिम्बा जी ने टकोली के लिए अनेकों जमींदारों पर आक्रमण किया। तो बिल्कुल सही है, अनेक जमींदारों को क्या करना पड़ा? आक्रमण का सामना करना पड़ा। सेकेंड कथन कहता है, धमधा के जमींदार को बिम्बा जी के साथ मुकाबले में आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो क्या ये कथन सही है? ये कथन बिल्कुल गलत है। आत्मसमर्पण नहीं, उन्होंने क्या किया था? जल समाधि ले ली थी। इस प्रकार क्या हो गया? ये गलत। तो ये दोनों बड़े बड़े स्टेटमेंट तो गलत हो गए। आप सीधे आंसर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने चेक किया आप सीधे आंसर में पहुंच गए। ए सही है, दैट मीन्स ऑप्शन डी, मतलब पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ठीक है, देखिए इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने से ना आपका धीरे धीरे डर खत्म होगा इससे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव लोचन मंदिर, राजिम। ठीक है, बाबू रेवाराम के अनुसार भोसलों का छत्तीसगढ़ आक्रमण के बारे में क्या सही है? पहला कथन कहता है कि भोसलों ने अपना पहला आक्रमण रतनपुर पर किया। ठीक है, दूसरा कथन कहता है मराठों ने रघुनाथ से 5 लाख रुपए हट जाने के रूप में वसूला। तो 5 लाख रुपए तो नहीं वसूला, तो पहला कथन तो दूसरा कथन गलत है। पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा कि भोसलों ने अपना पहला आक्रमण रतनपुर पर किया और ये 5 लाख रुपए की जगह कितना है? 1 लाख रुपए की वसूली उन्होंने की थी, है ना, 1 लाख रुपए। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ इतिहास में फोहाई क्या था? कर व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, मापतौल प्रणाली, दूरी मापन प्रणाली। तो फोहाई का सही अर्थ क्या था? मापतौल प्रणाली, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ये मापतौल प्रणाली। उसके बाद 31 से हम क्या करेंगे? कल हम कल के कवर करेंगे, कल के उसमें सेशन में कवर करेंगे, फिर हम इसके संस्कृति वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, कल के सेशन में मिलते हैं। और हाँ, आज भौतिकी का भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो जो भी प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल NIA स्टडी हब पर अवेलेबल है। आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके आराम से टेबल में बैठ करके इसका एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।